नमस्कार बच्चों। सूर्या कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे सेकंड ग्रेड वाले जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए पेपर हैं। 2025 का पेपर सॉल्व कर लिया था हमने, 2018 का कर लिया था, और एक जो 2024 में आपके संस्कृत डिपार्टमेंट वाला लगा था ना, वो वाला कर लिया था। आज हम जो आपकी जो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट लेता है, जो ना नॉर्मल वाली लेता है, जनरल वाली जो सेकंड ग्रेड, उसका 2022 वाला पेपर। कौन सा? 2022 वाला पेपर, यानी 2022 में जो पेपर हुआ था ना, उसको आज अपन है ना विद कंसेप्ट सारा सॉल्व करते हैं ना, यानी पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक थोड़ा सा ना अब तक के जो पेपर किए थे ना अपन ने तीनों, उसमें ऐसे केमिस्ट्री के एक साथ ऐसे 15-20 क्वेश्चन आ गए, फिर एक साथ 15-20 आ गए ऐसे, या बाकी बच्चे हुए आ गए। इसमें क्या 2022 वाले में मिक्स दे रखा है, ऐसे एक दो सवाल फिजिक्स के दे दिए, फिर एक दो सवाल बीच में बायोलॉजी के दे दिए, एक दो केमिस्ट्री के दे दिए, इस तरीके से कर रखे हैं मिक्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को क्या दिक्कत है, अपन ढूंढ ढूंढ के कर लेंगे उसमें से। देखिए, सबसे पहला सवाल देखिए आप, सबसे पहला सवाल है आपके फिजिक्स का। इसका है फिजिक्स का, ठीक है ना। अपन इधर हिंदी वाला ले रहे हैं ना, इधर ये इंग्लिश मीडियम चल रहा है। अगर कोई मान लो टर्म्स आपकी समझ में नहीं आएगी तो उसको अपन किस में ले लेंगे, इंग्लिश में, ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल देखो आप, सबसे पहला सवाल यही है अपना, प्राकृतिक रबर रेखिक बहुलक है, यानी प्राकृतिक रबर जो है ना, वो किसका रेखिक बहुलक है, यानी लिनियर पॉलीमर है। कौन सा है? लिनियर पॉलीमर। देखिए, प्राकृतिक जो रबर होता है ना आपकी, वो आइसोप्रीन का क्या होता है आपके बहुलक, इसका आइसोप्रीन का। और आइसोप्रीन का बहुलक है, तो आइसोप्रीन की बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ेंगी, तो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां आपस में जुड़ती हैं, एक बड़ा अणु बनाती है, उस बड़े अणु का नाम होता है बहुलक। तो यहाँ आइसोप्रीन की इकाइयां जुड़ती हैं और पॉली आइसोप्रीन बनाती हैं, और वो पॉली आइसोप्रीन ही क्या है, नेचुरल रबर। और उसका फॉर्मूला क्या है देखो, उसका फॉर्मूला है ये, 1,3-ब्यूटाडाइइन। देखो, ये CH3 और ये डबल बॉन्ड CH, यानी ये क्या हो गया देखो आपके 1 2, यानी 1 2 3 4, और इसका नाम क्या है 2 मैथिल। और आगे क्या हो जाएगा इसका 1 3, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट। और देखो, दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं ना, तो एडाइइन लिखते हैं अपन, तो 1 3 ब्यूट में एडाइइन जोड़ेंगे तो क्या बन गया ये ब्यूटा डाइइन, ब्यूटा डाइइन। क्या बन गया बच्चों ये ब्यूटा डाइइन। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अरे इसी को ही हम आइसोप्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन की बहुत सारी इकाइयां जुड़ेंगी, पॉली आइसोप्रीन बन जाएगा, और पॉली आइसोप्रीन ही क्या है, नेचुरल रबर। इसका मतलब प्राकृतिक रबर किसका रेखीय बहुलक है, 2 मैथिल 1 3 ब्यूटा डाइइन का। या आपसे आइसोप्रीन भी कह सकता था, क्या कह सकता था, आइसोप्रीन। एक देखिए 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइइन, जैसे यहाँ 2 मैथिल है ना, अरे इस मैथिल की जगह क्या लगा दें अपन, इस मैथिल की जगह मान लो अपन ने ये लगा दिया यहाँ Cl, तो ये क्या हो जाएगा, अरे मैथिल की जगह क्लोरो हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइइन, इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन। कौन सा? क्लोरोप्रीन। और इससे बनता है एक बहुलक नियोप्रीन। कौन सा? इससे बनेगा नियोप्रीन। तो आपको ये याद रखना है, ये नियोप्रीन बन गया, और इससे क्या बन गया, अरे इससे नेचुरल रबर बन गया आपकी, नेचुरल रबर। ठीक है ना। तो नेचुरल रबर किससे बनता है, आइसोप्रीन का क्या है, बहुलक। ठीक है ना। और आइसोप्रीन का ही नाम क्या है, आईयूपीएसी नाम, 2 मैथिल 1 3 ब्यूटा डाइइन, तो इसने हमको क्या दे दिया, आईयूपीएसी नाम। अगला देखिए अब, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सुनिए आप। अगला क्वेश्चन है आपके ये,
निम्नलिखित में से पाइरिडॉक्सिन है, निम्नलिखित में से पाइरिडॉक्सिन है, यानी किस विटामिन का नाम पाइरिडॉक्सिन है, ठीक है ना। तो विटामिन वाले ऑप्शन दे रखे हैं चारों, तो कौन सा विटामिन है जिसका नाम क्या है, पाइरिडॉक्सिन। अब देखो, वैसे तो अपन पढ़ते हैं एक वसा विलेय विटामिन, एक जल विलेय विटामिन। वसा विलेय विटामिन कौन कौन से, एडीई के, और जल विलेय कौन कौन से हैं आपके, एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एक विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये कई सारे विटामिनों का समूह है भैया, ये कई सारे विटामिनों का क्या है, समूह। जैसे विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, B5 ऐसे। तो उसकी एक ट्रिक याद रख लो आप तो ना, ऐसे देखो ट्रिक क्या है, TRNPC, TRNPC और 1 2 3, यानी ऐसे याद रख लो TRNPC, TRNPC। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए ट्रिक है, TRNPC यानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऐसे रख लो। अरे ट्रांसपोर्ट, TRNP का मतलब ट्रांसपोर्ट और सी का मतलब कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जहां से अरे माल आता है जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट कंपनी बोलते हैं। और इसका कोड क्या है ट्रांसपोर्ट कंपनी का, 123 यानी 123/612, ठीक है ना। तो टी का नाम है थाइमिन, टी से थाइमिन, आर से राइबोफ्लेविन, आर से क्या है आपके राइबोफ्लेविन, और एन से है आपके नियासिन, और पी से है आपके पायरेडॉक्सिन। ये पायरिडॉक्सिन या पायरेडॉक्सिन एक ही बात है, पायरेडॉक्सिन। और सी से है आपके साइनेकोबालामीन, सी से क्या है बच्चों आपके साइनेकोबाल, और उसमें एमीन जोड़ोगे तो साइनेकोबालामीन, ठीक है ना। थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरेडॉक्सिन और साइनेकोबालामीन। अब ये वन से मतलब क्या है, अरे वन से मतलब जैसे विटामिन B1, ठीक है ना। इस वन का मतलब क्या है, अरे विटामिन B1, यानी मैंने आपको 5 विटामिन लिख दिए, कौन से, विटामिन बी वाले, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B6 और B12, ठीक है ना। तो देखो आपके सामने है, ये कौन सा है, अरे विटामिन B6, ये कौन सा हो गया, विटामिन B6। तो विटामिन B6 का नाम क्या है, अरे पायरेडॉक्सिन। और ये तो पूछा आपसे, अरे पायरेडॉक्सिन बोलो या पायरिडॉक्सिन बोलो, देखो इसकी इंग्लिश तो ये है, कहा है ये, पायरिडॉक्सिन बोलो या पायरेडॉक्सिन बोलो, एक ही बात है ना, पायरिडॉक्सिन या पायरेडॉक्सिन। तो इसका मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पायरिडॉक्सिन है, तो विटामिन है, अरे B6। तो B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। B12 का नाम क्या है, साइनेकोबालामीन। और विटामिन B1 का नाम क्या है, थाइमिन, ठीक है ना। ऐसे विटामिन B5 होता है, उसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। कौन सा, पेंटाथेनिक, पेंटोथेनिक या पेंटाथेनिक एसिड वो बोलते हैं, ठीक है ना। एक विटामिन H होता है जो ना तो वसा में विलेय होता है ना ही जल में विलेय होता है, तो याद रखें। अगला देखिए अब, अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपके बार बार आ रहा है, अरे ये वाला क्वेश्चन है ना लैम्बडा मैक्स, ये आपके बार बार आ रहा है। ये वुडवर्ड फिशर रूल बताया था मैंने आपको, कौन सा, वुडवर्ड वुडवर्ड फिशर रूल, ठीक है ना। ये वुडवर्ड फिशर रूल इंपॉर्टेंट भी है ना, इससे बार बार सवाल पूछा जा रहा है। आपके 2018 वाले में भी था ये, आपके ये अभी आया था लेटेस्ट पेपर लगा था आपके 25 वाला, इसमें भी आया है ये, ठीक है ना। वुडवर्ड फिशर नियम, उससे हम क्या करते हैं, अरे लैम्बडा मैक्स ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, लैम्बडा मैक्स। अब कैसे निकालेंगे, देखो लैम्बडा मैक्स, देखो ये एक ही रिंग के अंदर क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, तो ये कैसा है, होमोडाइइन है, ये कैसा है, होमोडाइइन। ऐसे ये भी देखो होमोडाइइन, वही सेम एग्जांपल उठा के दिया है, 343, आंसर 343 आने वाला, पीछे भी आ चुका है ये 343, ठीक है ना। बार बार इससे सवाल आ रहा है, किससे, वुडवर्ड फिशर रूल से। कौन से, वुडवर्ड फिशर रूल, इसको याद रखें। देखिए तो इसमें क्या करते हैं, देखो इसको बोलते हैं भाई 2 डबल बॉन्ड होते हैं ना, तो अपन ने पीछे अभी लिखा था ना 1,3-ब्यूटाडाइईन, तो ऐसे 2 डबल बॉन्ड होते हैं उसको डाइईन बोलते हैं। अब ये चक्रीय है इसलिए साइक्लिक डाइईन है, ये भी डाइईन है, ये भी डाइईन है। तो जब ये होमोडाइईन होती है ना, अरे एक तो होती है होमोडाइईन और एक होती है हेट्रोडाइईन, तो ये कौन सी है, होमो।
होमो के लिए जो बेस वैल्यू होती है ना वो अलग लेते हैं, और हेटेरो के लिए बेस वैल्यू होती है वो अलग लेते हैं। तो देखो जो इसके लिए बेस वैल्यू है ना, अरे बेस वैल्यू वो कितनी है आपके 253, हेटेरो के लिए 217 है भैया, हेटेरो के लिए कितना है 217। उसके बाद अपन क्या लेते हैं, अरे आर आर रिंग रेजिड्यू, रिंग रेजिड्यू का मतलब अरे जहां कॉन्जुगेशन खत्म हो गया आगे कॉन्जुगेशन नहीं चल रहा वो रिंग रेजिड्यू कहलाता है। अब देखो या तो देखो चल रहा है अरे पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल सिंगल आगे, तो इसका मतलब एक रिंग रेजिड्यू तो ये हो गया। दूसरा जो रिंग रेजिड्यू है वो देखो यहां से पाई सिंगल सिंगल, इधर भी जाओगे सिंगल, तो एक रिंग रेजिड्यू आपका ये हो गया। एक कौन सा हो गया, पाई सिंगल पाई, इधर तो चल रहा है पर पाई सिंगल सिंगल, तो एक रिंग रेजिड्यू इधर है आपकी, एक इधर है आपकी, तो एक किधर है, इधर है आपकी, है या नहीं। तो इधर भी तो, अरे इधर देखो पाई सिंगल सिंगल आगे चल रहा है ना, तो रिंग रेजिड्यू कितने हो गए आपके 5। और एक जो रिंग रेजिड्यू होता है ना उसके लिए वैल्यू कितनी लिखते हैं अपन, एक सेकंड एक सेकंड, रिंग रेजिड्यू देखिए रिंग रेजिड्यू कितने हैं आपके 5, यानी ये कितने हैं आपके 5, और एक के लिए कितना, अरे 5 ऐड करते हैं तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। आगे देखो एक देखो आपके एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, कौन सा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब है अरे रिंग के बाहर की तरफ डबल बॉन्ड, जैसे ऐसे मान लो मैं यूं कह दूं इस रिंग के बाहर की तरफ ये डबल बॉन्ड है, तो ये कैसा है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यानी बाहर की तरफ होता है उसको एक्सो बोलते हैं, अंदर है उसको एंडो बोलते हैं। तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड लेना पड़ता। तो देखो अगर मैं इस रिंग की बात करूं, अरे इधर वाली रिंग है ना, ये रिंग चल रही है, ये वाली रिंग चल रही है, तो इसके बाहर देखो अरे डबल बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है क्या, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। कोई सोचे सर ये है क्या, अरे ये क्या इस रिंग के बाहर थोड़ी, ये यहां होता तब तो एक्सोसाइक्लिक होता है ये, अब तो एक्सोसाइक्लिक नहीं है। तो इसका मतलब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं भैया, अरे एक है, कितने हैं बच्चों, एक। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ना उसके लिए भी हम कितना लेते हैं, अरे एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए भी हम कितना लेते हैं, वही 5, कितना लेते हैं 5, ठीक है ना। रिंग रेजिड्यू के लिए भी 5, रिंग रेजिड्यू यानी रिंग का मतलब वलय, और रेजिड्यू का मतलब उसमें ना अवशेष, यानी आगे अनुनाद रुक गया एक तरीके से, ठीक है ना। ये एक्सोसाइक्लिक हो गया। अब देखो एक कॉन्जुगेशन यानी जो संयुग्मन है अनुनाद है उसका विस्तार हो रहा है क्या, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो देखो यहाँ हमने ये होमोडाई इन लिया पाई सिंगल पाई, ये तो हमारा होमोडाई इन बेस वैल्यू इसके लिए 253 हो गया, पर इसके आगे भी देखो पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, तो कितने, अरे 2 पाई बॉन्ड आ रहे, यानी 2 बार क्या हो रहा है कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यानी एक डबल बॉन्ड के लिए कितना लेते हैं 30, तो 2 के लिए कितना लेंगे 60। तो क्या लिख सकते हैं यहां से एक्सटेंडेड, अरे एक्सटेंडेड क्या कॉन्जुगेशन, ये लो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए कितना, अरे 2 गुना 30 बराबर कितना हो गया 60। अब इस सबको ऐड कर दो आप, कितना हो गया देखो 25 5 30, 30 और 60 90, 90 और 50 140, और 200 340 और 3 कितना हो गया, अरे 343 हो गया भाई, 343। और 343 कहां है आंसर हमारा, ये रहा। तो ये सवाल कई बार दिया है आपके, अरे ये सवाल कई बार दिया है आपके, ठीक है ना, ये वाला सवाल कई बार आ चुका है, बार बार आ रहा है सवाल, तो याद रखें इसका मतलब इससे सवाल आता ही है, अरे इससे सवाल आता ही है। सॉरी वुडवर्ड फिशर नहीं है ना, एक सेकंड, वुडवर्ड फिशर लिख दिया है ना, फिशर नहीं हाफमान, वुडवर्ड हाफमान, वुडवर्ड हाफमान, फिशर नहीं, वुडवर्ड हाफमान रूल, कौन सा है, वुडवर्ड हाफमान रूल, ठीक है ना। ये पीछे भी आ चुका है आपके, फिशर नहीं है, फिशर नहीं भैया ना, ये लो। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके, अरे ये सवाल आपके इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ना, इंपॉर्टेंट है क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो, ठीक है ना। देखो पायरिडॉक्सिन वाला सवाल बायोलॉजी वाले में कह सकते हैं हमारा ही सवाल, बाकी तो आपके केमिस्ट्री में दे रखा है ना, वो बायोलॉजी में भी आता है आने को तो, ठीक है ना। कोई से सॉल्व कर दो, अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी इसकी। अगला देखिए अब,
अगला क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी के चल रहे हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, ये लो। इसमें अपने कितने सवाल आ गए? 1 2 3, 3 सवाल। तो एक तो ये था अपना सवाल, एक तो ये वाला है आपकी, एक कौन सा है ये वाला, और एक ये 5th नंबर। ठीक है ना, मैंने टिक भी लगा दिया आपको ना। अगला देखिए आप, हाँ हाँ जी। देखिए 8वां क्वेश्चन अपना नहीं है, ये बायोलॉजी का है, आपके शुक्राणु वगैरह। अपने है क्वेश्चन नंबर 9, सहसंयोजक आबंध की। भाई सहसंयोजक बंध है, उसका क्या करवा रहा है? ये समांश विदलन करवा रहा है। अरे सहसंयोजक बंध का क्या करवा रहा है? समांश विदलन। समांश विदलन या समांश विखंडन कह सकते हैं। अरे जब बंध का विखंडन कैसा हो जाए? समान। यही होगा तो दो आयुओं में प्रॉपर्टी का समान बंटवारा हो जाए तो वो समांश हो गया। और अगर मान लो है ना बंटवारा समान नहीं हो, अरे एक प्रॉपर्टी लेके चला जाए, दूसरे पे कमी हो जाए, उस पर वृद्धि, तो वो कैसा? विषमांश विखंडन। तो ध्यान रखें समांश विखंडन से हमेशा क्या होगा? अरे एक बॉन्ड सहसंयोजक बंध है, वो दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। अब उसका समांश विखंडन हो जाएगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास। तो समांश विखंडन से हमेशा क्या बनता है? अरे मुक्त मूलक बनता है ना। ऑलवेज क्या बनेगा? मुक्त मूलक। ध्यान रखें हमेशा, हमेशा क्या बनेगा? अरे मुक्त मूलक बनेगा। तो समांश विखंडन से हमेशा क्या बनेगा बच्चों? अरे मुक्त मूलक। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? सीधे ही ये। और बनाना चाहें आप तो देखो कोई दिक्कत नहीं। अरे दो परमाणु ले लो समान, ये लो ए ए, और इसका क्या? अरे आपने फोटोकेमिकल कंडीशन दे दी, तो इसका क्या हो जाए? समान बंटवारा हो जाए ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास। तो क्या बन जाएगा आपके पास? अरे ये फ्री रेडिकल दो बन जाएंगे। कितने? दो। और अगर विषमांश विखंडन हो जाए ऐसे, अरे ऐसे हो जाए मान लो विषमांश विखंडन। अब विषमांश का मतलब इस पे डिपेंड करेगा आपकी कि किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, किसकी कम है। मान लो अरे बी की विद्युत ऋणता ज्यादा हुई तो क्या होगा? ए पर प्लस, प्लस बी पर अरे माइनस। और अगर ऐसा हो जाए कि ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है किससे? बी से, तो ए पर माइनस और बी पर क्या आएगा? अरे प्लस। तो इससे तो आपके आवेशित स्पीशीज बन गई। कौन सी? आवेशित, यानी धनावेश या ऋणावेश। यानी इससे तो आपकी या तो कार्ब धनायन, जैसे कार्बन ले लिया तो कार्ब धनायन, या फिर कार्ब ऋणायन बनेगा। ठीक है ना। तो ये क्या है आपकी? अरे ये फ्री रेडिकल था आपकी, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। ठीक है ना। तो समांश विखंडन से हमेशा क्या बनता है? मुक्त मूलक। मैंने आपको स्टेटमेंट लिख दिया है, हमेशा 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 क्या बनेगा? अरे मुक्त मूलक बनेगा। ठीक है ना। आगे देखिए आप, हाँ जी, निम्नलिखित में, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा करता हूं, वैसे दिख रहा होगा, फिर भी अपन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए देखिए, हाँ, निम्नलिखित में घटती हुई अम्ल सामर्थ्यता, है ना? कौन सा घटता हुआ ऑर्डर? ऑर्डर पूछ रहा है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा? डिक्रीजिंग। घटते हुए का मतलब अरे सबसे ज्यादा वाला, उससे कम, सबसे कम वाला। ठीक है ना। बढ़ते का मतलब सबसे कम, उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा। तो एक तो सबसे पहले आपको ये है ना आना चाहिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसा होता है। यानी घटता क्रम और बढ़ता क्रम, या घटते को हम अवरोही क्रम भी बोलते हैं, बढ़ते को आरोही क्रम भी बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखो यहाँ सारे ही क्या है आपको, है ना? आप देखें तो ये अरे एसिटिक एसिड है, ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है ये। अरे कौन सा एसिड है बच्चों? एसिटिक एसिड। ठीक है ना। CH3COOH कैसा है? एसिटिक एसिड। अब इसने क्या किया देखो यहां से, अरे एक क्या चढ़ाया, एक Cl लगा दिया इस वाले में। इसमें क्या किया? दो एच हटाए, दो Cl लगा दिया। इसमें क्या किया? तीन एच हटाए, तीन Cl लगा दी। और हमको पता है क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगता है? अरे माइनस आई इफेक्ट लगता है। और हमको पता है माइनस आई इफेक्ट है वो क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अरे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। तो ये आपको ऐसे दे रखा है, देखो एक बार मैं लिख देता हूं,
एक तो आपको ऐसा दे दिया, अरे CH3COOH, और एक में क्या किया इसने आपको, अरे CH3COOH, और यहां से इसने H हटा के Cl लगा दिया, ठीक है ना। एक में क्या किया इसने, अरे 2H हटा दिए और ये दो, अरे Cl लगा दिए, ये लो। और तीसरे में क्या कर दिया इसने, अरे तीसरे में कुछ नहीं किया, 3H हटा दिए, 3Cl इसने अरे लगा दिए, यानी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बना दिया इसने। कौन सा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब देखो, अरे ये माइनस आई लगाएगा, क्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाता है, माइनस आई लगाता है भैया ना, हेलोजन माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। तो यहां देखो एक ही हेलोजन है, वहां दो दो है, तो दो का माइनस आई लगेगा, तो इसके कंपेयर में क्या होगा, अरे ज्यादा होगा, इसके कंपेयर में ज्यादा। और यहाँ तो तीन तीन है, तो फिर क्या होगा, अरे माइनस आई सबसे ज्यादा हो जाएगा, माइनस आई सबसे ज्यादा, ठीक है। और हमको पता है इधर, इधर तो कुछ है ही नहीं, अरे इसको भी लिखना चाहे ना आप ऐसे, अरे इसको भी इनकी तरह ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, ये CH3COOH, और इधर क्या है, अरे H। और हाइड्रोजन का तो आई इफेक्ट जीरो होता है, अरे हाइड्रोजन का तो आई इफेक्ट जीरो होता है, तो इसका मतलब इसका तो कोई प्रभाव पड़ने वाला ही नहीं, ठीक है ना। तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, यानी जितने ज्यादा क्या इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, यानी जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा और इसकी सबसे कम, इससे कम ये, इससे कम ये, सबसे कम ये। तो इसने क्या कहा हमसे, घटती हुई अम्ल सामर्थ्य। अरे घटती हुई अम्ल सामर्थ्य का मतलब ये सबसे ज्यादा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो देख लो 3Cl कहा है, ये तो आपको कौन सा, इसको ज्यादा बता रखा है, इसका मतलब ये तो गलत है आपकी। यहां देखो इसको ज्यादा बता रखा है, ये भी क्या है आपके गलत, एक Cl वाले को। यहां 2Cl वाले को ज्यादा बता रखा है, ये भी क्या है गलत। 3Cl वाला सबसे ज्यादा, फिर 2Cl वाला, फिर 1Cl वाला, और फिर कोई Cl वाला नहीं, यानी एसिडिक एसिड है। तो हमारा जो आंसर है राइट वो कौन सा है, अरे फोर्थ, कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन, ये लो, ये अपन ने सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन अपना नहीं है, चलिए ठीक ऐसे दे रखा है इसमें, मतलब इस वाले पेपर में ऐसे कर रखा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये तो हमारा, अरे हमारा इश्यू नहीं है, नहीं ये तो पेपर जिसने बनाया है RPSC ने, उसका काम है ना, हमारा काम नहीं है, ठीक है ना। इसमें देखिए अपने दो सवाल आगे, तीन पीछे आगे और दो इसमें आगे। अगला देखिए आप, यहां 12 तक हो गए ना, 13 से, बिल्कुल देखिए, हाँ जी, 13वां क्वेश्चन अपना नहीं है, अपना तो एक क्वेश्चन है इसमें, इसको अभी सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए पॉलिंग पैमाने पर, कौन से पैमाने पर, पॉलिंग पैमाने पर। और हमको पता है वर्तमान में जो पैमाना प्रचलित है वो कौन सा है, आपके पॉलिंग पैमाने प्रचलित है भैया। अरे वर्तमान में जो पैमाना प्रचलित है ना वो कौन सा है, विद्युत ऋणता के मापन के लिए पॉलिंग पैमाना। हाँ जी, कौन सा है, पॉलिंग पैमाना। तो ये कह रहा है पॉलिंग पैमाने पर निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान, अरे सबसे कम वाला पूछ रहा है, सबसे कम वाला, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमको पता है लिथियम दे रखा है, एक तो लिथियम है, एक सोडियम ही दे रखा है इसने, और एक बेरिलियम दे रखा है हमको, और एक क्या दे रखा है, अरे मैग्नीशियम दे रखा है, ठीक है ना। हमको पता है हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो 2.1 होती है, उसके नीचे फिर लिथियम पे आते हैं, तो इसकी कितनी होती है आपके, अरे 1, इसकी कितनी है 1, ये लो, इसकी हमको पता है 1 है, किसकी, अरे लिथियम वाले की। और फिर इधर जाते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी आवर्त में जाते हैं तो 0.5 जोड़ दो आप, तो इसकी 1.5 होगी। जैसे इसके आगे जाओगे आप, तो इसके आगे कौन है, अरे बेरिलियम के आगे बोरॉन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है। चलो मैं सारी बता दूं, ये लो आपको, कहेंगे सर आपने तो दो ही बताइए, क्या पता आपको दो ही याद होगा ना। देखिए बेरिलियम बोरॉन, और उसके बाद आपके कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से, ठीक है ना। और इसके नीचे लिखना चाहो मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और ये क्लोरीन। और इधर तो आपको पता ही हाइड्रोजन बैठा हुआ है इधर,
और इसकी विद्युत ऋणता कितनी है आपके 2.1, और इधर 0.5 बढ़ाते चलो तो ये 2.0 हो गया, ये 2.5, ये 3.0, मीन्स 3.0 का मतलब अरे 3 हो गया, ये 3.5, और ये अरे ये तो आवर्त सारणी का सबसे ताकतवर एलिमेंट है, ये आवर्त सारणी का सबसे ताकतवर एलिमेंट्स है जिसकी विद्युत ऋणता सबसे अरे ज्यादा होती है, जिसकी विद्युत ऋणता क्या होती है सबसे ज्यादा, ये इसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है। फिर हमको पता है इसकी 0.9 है, और इधर जाते हैं तो अब की बार क्या करना है, अरे 0.3 ऐड करना है, कितना 0.3, ये 1.2, ये 1.5, ऐसे ये कितना हो गया आपकी अरे 1.8, ये 2.1, और ये है आपकी वही 2.5, और ये 3.0, इस तरीके से, ठीक है ना। 2.1 2.5 के समथिंग इसके, 2.4 लिख दो सल्फर की, 2.5 लिख दो। अब हमको तो कौन से ये चाहिए 4, अरे हमको तो एक तो ये चाहिए था, एक ये चाहिए, एक ये, और एक ये। अब देख लो इनमें से सबसे कम किसकी, सबसे कम तो सोडियम बैठा हुआ है 0.9 लेके, कितना 0.9 लेके बैठा हुआ है, कितना 0.9, ठीक है ना। बस सल्फर की 2.6 की समथिंग होती है शायद, है ना, 2.5 को तो कोई दिक्कत नहीं ना, लमसम है ना। तो सबसे कम कौन है इसके अकॉर्डिंग, सोडियम, ठीक है ना। फिर आवर्त में जाते हैं तो विद्युत ऋणता बढ़ती है, वर्ग में जाते हैं तो घटती है, आपको ये याद रखना है ना। देखो आवर्त में जा रहे हैं तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा लेके बैठा है ना, वर्ग में जा रहे हैं तो देखो सोडियम का घट रहा है, लिथियम से कम है, तो वर्ग में जाते हैं घटती है, आवर्त में जाते हैं तो बढ़ती है। अगला देखिए आप, अगला क्वेश्चन, ये लो, इसमें एक ही क्वेश्चन है अपना, ये लीजिए, ठीक है ना। इसमें एक ही क्वेश्चन है अपना 13 से लेके 15, ये लो, इसमें देखिए, हाँ इसमें ये आ गया अपना क्वेश्चन, देखिए इसमें जो क्वेश्चन है अपना वो ये है, देखिए क्या है, हाँ जी, देखिए नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर, नीचे कुछ आंकड़े दे रखे हैं अपन को, इसके आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस, अरे कौन सी गैस है वो चारकोल की एक निश्चित मात्रा पर, चारकोल की एक निश्चित मात्रा ले रखी, जैसे मान लो 1 ग्राम ले ली निश्चित मात्रा, तो उस पर निम्नतम अधिशोषण प्रदर्शित करती है। जो अधिशोषण प्रोसेस है, अधिशोषण दो प्रकार का है, भौतिक और रासायनिक। अधिशोषण का मतलब अरे अधिशोषक का अधिशोषक की सतह पर जमा होना, ये प्रोसेस कहलाती है अधिशोषण, ठीक है ना। अब ये चारकोल दे रहा है तो वो अधिशोषक है, गैस है वो क्या है अधिशोष, तो गैस चारकोल की सतह पर क्या हो रही है जमा, उसके इसने कुछ आंकड़े दे रखे हैं, तो ये कह रहा है कि सबसे कम कौन सी गैस जमा होगी, सबसे कम कौन सी गैस जमा होगी, यानी सबसे कम किस गैस का अधिशोषण होगा, अरे सबसे कम किस गैस का अधिशोषण होगा, तो देखो वो गैस ज्यादा अधिशोषित होती है जिसका द्रवीकरण आसानी से हो जाए ना, यानी क्या कहेंगे अपन कि जो गैस इजीली है ना, यानी आसानी से क्या हो जाए, अरे आसानी से क्या हो जाए भाई, द्रवीकृत हो जाए, लिक्विफाई हो जाए, यानी उसको प्रेशर लगा के अपन लिक्विफाई कर सकते हैं, तो जो गैस आसानी से क्या हो जाए, अरे द्रवीकृत हो जाए, आसानी से द्रवीकृत हो जाए। अब आसानी से कौन सी गैस द्रवीकृत होगी, अरे जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा हो ज्यादा, यानी क्रांतिक ताप क्या हो अधिक है, अरे जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिस गैस का क्या हो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो आसानी से क्या होती है द्रवीकृत, और जो गैस आसानी से द्रवीकृत होती है उसका अरे अधिशोषण अधिक होता है, आसानी से अधिशोषित होती है, सॉरी आसानी से द्रवित होती है उसका अधिशोषण क्या होगा, अरे अधिशोषण अधिक, ये लो क्या कहा मैंने, दोबारा सुनिए कि जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाती है उसका अधिशोषण क्या होता है अधिक। अब आसानी से कौन सी गैस लिक्विफाई होगी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो अरे ज्यादा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा अरे उसका अधिशोषण भी ज्यादा, ये रिलेशन तो हुआ दोनों में, अरे इन दोनों में रिलेशन निकालें तो यही तो आया कि जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो रही है
उसका अधिशोषण ज्यादा। और अपन क्या करें, कौन आसानी से अधिशोषित द्रवीकृत होगी, जिसका क्रांतिक ताप ज्यादा हो, तो इसका मतलब जिसका क्रांतिक ताप ज्यादा है उसका अधिशोषण ज्यादा। तो हमसे ये क्या कह रहा है कि कैसा होना चाहिए, अधिशोषण निम्नतम यानी कम से कम होना चाहिए, तो इसका मतलब क्रांतिक ताप भी कम से कम होना चाहिए। तो देखो हमको दे रखा है गैस, एक CO2 है, एक कौन सी है SO2, एक CH4, एक कौन सी आपके H2, और देखो इनके क्रांतिक ताप भी दे रखे हैं आप। जैसे CO2 का क्रांतिक ताप 304 है, SO2 का कितना है 630, CH4 का कितना है 190, H2 का कितना है 33। और अपन ने क्या कहा है, जिसका क्रांतिक ताप कम उसका अधिशोषण भी कम। तो हमसे कम अधिशोषण वाले पूछ रहा है कि निम्नतम अधिशोषण, तो इसका मतलब निम्नतम क्रिटिकल टेम्परेचर देख लो, तो सबसे कम किसका है, अरे इसका है 33, किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का अधिशोषण सबसे कम होगा। ये लो, इतना आसानी से सवाल सॉल्व हो गया अपना। ये आपके है ना एनसीईआरटी में दे रखा है बिल्कुल ऐसे कैसे, यानी आपके जो सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर है पृष्ठीय रसायन, उससे सीधा सवाल उठाया ही, ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है आपके। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21। 21 कैसे करेंगे, देखो 21 इसको देखिए आप। हाँ जी, इसने क्या कहा है, आणविक कक्षकों में, कौन से कक्षकों में, आणविक कक्षकों में। हमको पता है परमाणु कक्षक मिलकर क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक, यानी एमओटी का सवाल है ये। अरे किसका सवाल है ये, एमओटी, मोटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत या अणुकक्षक सिद्धांत। तो ये कह रहा है आणविक कक्षकों में निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था सही प्रदर्शित की गई है। अरे परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं, तो आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, अपन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, जैसे सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर आपके जैसे मान लो 14 इलेक्ट्रॉन तक, 14 इलेक्ट्रॉन तक, तब तो पाई 2px पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर सिग्मा स्टार 2pz। और अगर मान लो 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, जैसे O2 आ गया आपके, F2 आ गया, तो फिर सिग्मा 2pz की एनर्जी कम हो जाती है, किससे, पाई 2px और पाई 2py से, यानी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाते हैं। ठीक है ना। तो इसने हमसे कहा है देखो बेरिलियम की एमओटी देखो आप, बेरिलियम, एक बेरिलियम के पास कितने, अरे Be2 है ना, तो एक बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो दो के पास कितने, अरे 8 इलेक्ट्रॉन, कितने 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूं मैं, देखो कैसे लिखोगे आप, अरे सिग्मा 1s में 2 भरोगे आप, फिर सिग्मा स्टार 1s में कितने भरोगे। अब ये एमओटी तो आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, सिग्मा स्टार 1s में भी 2, फिर सिग्मा 2s में कितना भरेंगे आप 2, और सिग्मा स्टार 2s में भी कितना भरेंगे आप 2, तो कितने हो गई 2 4 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन भरने, देखो भर दिए अपन ने 8। अब इसने क्या कह दिया, अरे शुरू वालों को के कह दिया, इसने क्या कह दिया, अरे के और के, ये लो क्या दिक्कत है, के, फिर आगे देखो सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, इसका मतलब ये जो आणविक कक्षक है इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है, अरे वो सही है, तो सही आंसर तो आ गया हमारा। तो Na2 को तो वैसे आप देखें अपने जो एमओटी है ना, वो होमोडाइएटोमिक की है, कितने की है, होमोडाइएटोमिक की एमओटी है। और होमोडाइएटोमिक में भी कहा, अरे नियोन तक की एमओटी, हाइड्रोजन से लेके नियोन तक, यानी 2 नियोन का मतलब एक नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के पास 20 इलेक्ट्रॉन, यानी H2 से लेके Ne2 तक की एमओटी है, यानी 10 दूनी 20 इलेक्ट्रॉन तक की। और सोडियम के पास तो कितने, अरे 11 हो गए ना, कितने 11 दूना 22, तो सोडियम की एमओटी है ही नहीं, हम पढ़ते नहीं है, तो इसको तो वैसे ही काट दो। अब बचा कौन, He2 प्लस, देखो He2 प्लस इसकी बना लो आप, अरे He2 प्लस, और देखो एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के पास कितने 4, और एक क्या है प्लस, तो इसका मतलब 4 माइनस 1 यानी 3 इलेक्ट्रॉन भरने अपन, कितने 3, तो 3 तो कैसे भरेंगे अपन, अरे 3 तो ऐसे भरेंगे, सिग्मा 1s में 2 और सिग्मा स्टार 1s में अरे 1 भरेंगे, 3 ही भरने ना। देखिए यहाँ कितने, अरे सिग्मा 1s में तो 2 है, और सिग्मा स्टार 2s, वो सिग्मा स्टार 1s में 2 भर दिए, अरे सिग्मा 1s में तो 2 है, और सिग्मा स्टार 1s में भी 2 भर दिए, इसका मतलब ये एमओटी अरे गलत है, ठीक है ना। ऐसे लिथियम की देख लो आप, लिथियम की बना देते हैं, ये लो अपने हाथ में है, ये लो यहां से बना देता हूं मैं लिथियम की, अरे Li2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक लिथियम के पास 3, तो 2 के पास 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। अब 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे आप, अरे सिग्मा 1s में 2 और सिग्मा स्टार 1s में भी 2 और सिग्मा 2s में 2, और सिग्मा स्टार 2s तो खाली पड़ा, 6 ऐसे होने चाहिए। तो इसने क्या किया देखो, वही के का मतलब, अरे इसको इसने के कह दिया, भाई ये के हो गया ना,
अब आगे क्या होगा, सिग्मा 2s में कितने, अरे 2 होने चाहिए, इसने कितना भर रखा है 1, तो इसका मतलब ये वाली एमओटी भी आपकी अरे गलत है। तो सही आंसर कौन सा है हमारा, ये Na2 कैसे कटा, समझ में आ गया भाई, Na2 की एमओटी है ही नहीं ना, हाइड्रोजन से लेके और नियोन तक की क्या है हमारे पास एमओटी, यानी 20 इलेक्ट्रॉन तक की, कितने इलेक्ट्रॉन तक की 20, तो ये राइट आंसर हो गया। ये लीजिए, 2 क्वेश्चन है, दोनों ही बढ़िया है, अच्छे क्वेश्चन है। हाँ जी, ये 21, अगला देखिए 22, हाँ इसमें अपना कोई सवाल नहीं है, देखिए इसमें कोई सवाल नहीं है अपना, मैं एक बार और देख लेता हूं, इसमें कोई सवाल नहीं है, 22, 23, 24, 25, 26 और ये आपका 27, ठीक है ना, 27 तक, ये पानी के एंट्रोपी में परिवर्तन, ठीक है ना, ये अपने नहीं है ना। अगला देखिए अब 28, ये भी नहीं है अपना, ये नहीं है, ये नहीं, ये फिजिक्स के चल रहे हैं भैया, इसके फिजिक्स के सवाल चल रहे हैं ना, फिजिक्स के एक साथ दे दी, ये लो, ये भी अपना नहीं है, ये भी अपना नहीं है, ठीक है ना, ये लो। अगला देखिए, हाँ ये अपना आ गया इसमें एक सवाल, ठीक है, सीधा ही सवाल है, यही सॉल्व कर देते हैं, ये लीजिए, हाँ जी, कैसे करेंगे देखिए आप, यहाँ COOH, अरे मुख्य क्रियात्मक समूह, क्यों COOH, अरे आवर्त सारणी में सबसे ऊपर आता भी है ना, वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिल एलाइड, एमाइड, साइनाइड, इस तरीके से, एसिल एलाइड, फिर एमाइड, फिर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, फिर आपके एल्कोहल वगैरह आते हैं, एमीन वगैरह आते हैं ना, एल्कोहल के बाद फिनोल, इस तरीके से थायो एल्कोहल, फिर आपके एमीन आ जाएगा, ठीक है ना, तो वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर है, और ये कीटोन भी क्रियात्मक समूह है, पर ये वरीयता श्रेणी में कहां रहा, सबसे नीचे, और आपको पता है जब एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह होते हैं तो वरीयता श्रेणी के आधार पर एक को मुख्य क्रियात्मक समूह और बाकी सबको कैसा मानते हैं, प्रतिस्थापी, अरे इसको माना, मैं अक्सर ऐसा ना एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो एक कलेक्टर को इनवाइट कर दिया आपने, कोई फंक्शन है, और एक मान लो अरे गांव का सरपंच है उसको इनवाइट कर दिया, क्योंकि कलेक्टर की पोस्ट कैसी है बड़ी, इसलिए चीफ गेस्ट किसको बनाया जाएगा, अरे कलेक्टर को बनाया जाएगा, तो सरपंच अपने आप में, अरे जब कलेक्टर नहीं आता तब तो सरपंच साहब ही होते वो, पर अब कलेक्टर के सामने सरपंच साहब की कोई वैल्यू नहीं है, तो वही बात है, एक मुख्य क्रियात्मक समूह आ जाए और मान लो एक से ज्यादा, अरे एक तो सरपंच मान लो और दूसरा भी होता, कोई कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी सारे कैसे प्रतिस्थापी हैं, उस दिन कलेक्टर कैसा है, अरे मुख्य क्रियात्मक समूह, ठीक है ना, तो यहाँ एसिड कैसा, मुख्य क्रियात्मक समूह, और कीटोन कैसा है आपका, अरे प्रतिस्थापी, तो चैन कैसे बनाएंगे आप, चैन तो ऐसे बनाएंगे आप, 5 कार्बन की चैन होगी आपके, अब नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करते हैं इधर से मुख्य क्रियात्मक समूह को क्या मिले, अरे नंबर 1 यानी न्यूनतम नंबर मिले, लिस्ट नंबरिंग मिले, तो 3, ये 4 और ये क्या हो गया आपके 5। अब कीटोन कैसा है, प्रतिस्थापी, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं अपन, तो 4 नंबर पे आ रहा, देखो कितने पे 4 पे, तो 4, और देखो इसके लिए चाहो तो है ना आप ऑक्सो लिख सकते हैं या कीटो, अब क्योंकि हम तो है ना, अरे हमको लिखना थोड़ी है, हमको लिखा लिखा है मतलब है उसमें मैच करना है, ये तो 1,4 है, ये तो केवल 4 पे आएगा, ये 1 हाइड्रोक्सी, ये भी गलत है आपका, 4 ऑक्सो आ रहा है क्या, अरे 4 ऑक्सो, और नीचे वाले में क्या है 1 कार्बोक्सी, अरे कार्बोक्सी नहीं आएगा, कार्बोक्सी तो तब आता है, तो COOH कैसा होता है, प्रतिस्थापी होता है, पर चूंकि ये तो नंबर 1 पे है भैया ना,
इसलिए इसके लिए तो अपन कार्बोक्सी नहीं लिखेंगे, हाँ लिखते हैं कई जगह, लेकिन जब कंडीशन अलग हो, जैसे COOH डायरेक्ट चेन से नहीं जुड़ा हुआ है, पहले कोई साइड चेन से जुड़ा हुआ है फिर COH आ गया, तब अपन कार्बोक्सी लगाते हैं ना। क्या लगाते हैं? कार्बोक्सी। अरे ऐसा ऐसा आ जाए ना, ऐसा कैसा, जैसे मान लो अरे ये चेन बनी हुई है कोई ऐसे, मान लो ये COOH और इधर भी क्या है आपके COOH, और ऐसे आ जाए मान लो आपके पास ऐसे, तो अब चेन कैसे बनेगी? अरे अब चेन तो ऐसे बनेगी आपकी ऐसे। अब COOH डायरेक्ट है ना, जो प्रिंसिपल चेन है आपकी, मुख्य चेन है ना, जनक चेन है ना, पेरेंट चेन है, उससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, तो अब इसके लिए कार्बोक्सी लिखेंगे अपन। इसके लिए क्या लिखेंगे? कार्बोक्सी। और एक ये मेथिल है तो कार्बोक्सी मेथिल इसका नाम होगा, तो इसका कार्बोक्सी पूर्वलग्न लगा सकते हैं, पर ऐसे लगाएंगे ना, तो 4 ऑक्सो या कीटो, इसने ऑक्सो दे रखा है कोई दिक्कत नहीं। और आगे तो कुल कार्बन कितने हैं? अरे 5, तो 5 के लिए तो क्या लिखते हैं अपन? पेंट। और सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल, तो पेंटेन। और देखो COOH मुख्य क्रियात्मक समूह और उसका कार्बन चेन में काउंट हो तो अनुलग्न ओइक एसिड लगाते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह तो हो लेकिन कार्बन चेन में काउंट नहीं हो तो फिर अनुलग्न क्या लगाते हैं अपन? कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ही लगाते हैं। तो अभी तो क्या लगाएंगे अपन? अरे पेंटेनोइक एसिड। अभी तो क्या लगाएंगे? पेंटेनोइक एसिड। और क्या दे रखा है हमारे? 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, ये लो। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला देखिए आप, इसके बाद इसमें देख लीजिए आप, ये भी देखो वैसे बायोलॉजी का सवाल, अरे इसको बायोलॉजी में भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आप, और इसको केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं ना, दोनों में ही है ना। केमिस्ट्री में तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है, और ये बायोलॉजी में भी है, जहां ब्लड की क्लॉटिंग वगैरह पढ़ते हैं ना, अरे रुधिर का थक्का बनना, वहां। तो निम्नलिखित में से किसमें कैल्शियम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है? यानी इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या है? कैल्शियम की एक महत्वपूर्ण भूमिका। देखो खून में ऑक्सीजन वाहक, अरे खून में ऑक्सीजन का जो वाहक है ना, वो तो क्या है? हीमोग्लोबिन है भैया ना। अरे हीमोग्लोबिन क्या करता है? रुधिर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, ठीक है ना। खून का थक्का जमने में सहायक, यही काम है इसका कि कैल्शियम क्या करता है? अरे जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना आपके, ब्लड क्लॉटिंग, जैसे अरे कहीं चोट वगैरह लग गई, उससे खून बह रहा है, तो 2-4 मिनट में क्या होता है? खून बहना बंद हो जाता है, यानी ब्लड की क्या हो जाती है? क्लॉटिंग हो जाती है, यानी रुधिर का क्या जम जाता है? थक्का। तो उसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है भाई? अरे कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका है ना। वहां पढ़ते हैं बायोलॉजी में प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन वगैरह, ऐसे ऐसे क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ पढ़ते थे ही। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में इसका कोई काम नहीं है, हमने इतनी अरे ऑर्गेनिक वगैरह सारी पढ़ी है आज तक, उसमें ऐसे है ना, कैल्शियम की डायरेक्ट कोई भूमिका नहीं है ऑक्सीकरण में। और एक मांसपेशी ऊतक में ऑक्सीजन संग्रहण, ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपके? ये हो जाएगा खून का थक्का जमने में सहायक। अब ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना भी है ना, ये तो आपको डायरेक्ट ही याद अरे रखना है। ऐसे सवाल देखो, कुछ सवाल ऐसे जो डायरेक्ट आपको याद रखने होते हैं। ये लीजिए, 33 से 37 हो गया, 37 के बाद 38। देखिए 38, 39, 40 नहीं है अपना, 41 भी नहीं है, 42 और ये 43, इसमें भी कोई सवाल नहीं है अपना केमिस्ट्री का, ठीक है ना। इसमें भी केमिस्ट्री का कोई सवाल अरे नहीं है, ये लो, इसमें एक सेकंड में देख लेता हूं, कोई सवाल नहीं है अपना। अगला देखिए आप, हाँ इसमें देखिए, इसमें अपना सवाल है एक ना, ये इधर ही कर लेते हैं इसको, चलो ना, वो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही है ना। देखिए आई माइनस एक्वस प्लस MnO4 माइनस एक्वस प्लस H2O लिक्विड, उससे I2 सॉलिड प्लस MnO2 प्लस OH माइनस एक्वस। इसका मतलब ये बेसिक मीडियम में है भैया, ये अभिक्रिया कौन सी मीडियम में है? मीडियम में है, बेसिक मीडियम में। तो ये कह रहा है संतुलित ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में एक तो I माइनस यानी इसका MnO4 माइनस का
और जो H2O है इसके गुणांक क्या है? अरे इसके गुणांक पूछ रहा है हमसे, इसके गुणांक क्या क्या है? अब देखिए आप, सबसे पहले तो देखो हमको पता है यहां से, अरे ये MnO4 माइनस, ये लो, और इससे बनकर आए, अरे इससे बन रहा है आपके MnO2, ठीक है ना? तो क्या करोगे आप, अरे एक Mn ये तो कॉमन है, हमको पता है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी के जो तत्व हैं उनको बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को छोड़ के तो Mn है, Mn तो पहले से बैलेंस है। फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिधर ऑक्सीजन की कमी है उधर उतने जल के अणु जोड़ देते हैं। तो इधर 2 जल के अणु क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, ठीक है ना? उसके बाद क्या करेंगे आप, सुनिए, देखिए हमको पता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, अरे प्लस का 7, कितना है, प्लस का 7, और इसका कितना है, प्लस का 4, यानी 7 से 4 यानी 3 की क्या हुई है, कमी ऑक्सीडेशन स्टेट में। और इधर कौन है देखो, अरे इधर I माइनस से क्या बन रहा है आपके I2 बन रहा है, I माइनस से I2। तो क्या करो आप इसको, अरे इसको बैलेंस कर दो आप। कैसे करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? अब क्या होगा देखो, या तो कितने की कमी है आपकी, अरे 3 की कमी है, ठीक है ना? और इधर -1 से 0, अरे इसका तो -1 है और इसका कितना है 0। -1 से 0 का मतलब क्या हुआ, अरे 1 का डिफरेंस, चूंकि यहां 2 है तो 1 का -1 तो 2 का -2, -2 से 0, यानी यहां कितने का डिफरेंस है, 2 का। किसी को दिक्कत है क्या? अब इसका मतलब क्या करेंगे, अरे इसको तो आप क्या कर दो, इसको तो पूरे को 3 से गुणा कर लो और इसको कितने से गुणा कर दो, अरे 2 से गुणा कर दो, ठीक है ना? पर ध्यान रखें अभिक्रिया कौन से माध्यम में चल रही है, अरे OH माइनस दे रखा है ना, इसका मतलब अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में है। और क्षारीय माध्यम के लिए अपन क्या करते हैं, अरे क्षारीय माध्यम के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक इधर मैं देखू, इधर और लिखता हूं, यहां कितने, 2 दूनी 4, 4 क्या है, अरे 4 क्या है इधर, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपन क्या करते हैं, जिधर हाइड्रोजन की कमी है उधर उतने ही H+ जोड़ देते हैं। मैंने H+ जोड़ दिया। अब क्षारीय माध्यम में होती है तो दोनों तरफ क्या करते हैं अपन, अरे OH माइनस जोड़ देते हैं, H+ के बराबर क्या जोड़ देते हैं, OH माइनस, कहां, दोनों तरफ, ये लो, दोनों तरफ जोड़ दीजिए आप। तो क्या करेंगे आप, क्षारीय माध्यम में है तो दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, अरे H+ के बराबर OH माइनस जोड़ दिया आपने, वही 4H+ और 4, अरे OH माइनस, इधर 4H+ थे, 4OH माइनस जोड़ दिए मैंने, उधर भी 4OH माइनस जोड़ दिए। तो ये तो क्या बन गया आपके, अरे ये तो 4 जल के अणु बन गए आपके, ये कितने, 4 जल के अणु बन गए। और इसको पूरे को कितने से गुणा करेंगे अपन, अरे इस पूरे को कितने से गुणा करेंगे, 2 से। क्यों अपोजिट गुणा करते हैं अपन, ऑक्सीडेशन नंबर बराबर कर लो या इलेक्ट्रॉन बराबर कर लो। इधर 3 की कमी है तो इधर 3 से गुणा कर दिया, इधर 2 की कमी है उधर 2 से गुणा कर दिया। क्यों, कमी और वृद्धि को दोनों को बराबर करते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए आप, पूरा ही क्या होगा, अरे 2 से गुणा हो जाएगा, ये पूरा ही किससे गुणा हो जाएगा, 2 से। तो देखिए यहां से इसको अगर देखें अपन, इसको काटे पीटे तो इसका तो क्या होगा देखना आप, 2 दूनी 4, अरे 4 जल के अणु, इधर कितने हैं, 4 दूनी 8, तो क्या होगा, ये 4 और ये 8 में से 4 गए तो 4 बच जाएंगे। और तो कुछ कट पिट नहीं रहा, नहीं कट रहा पट रहा, देख लो आप आगे बैलेंस है क्या। देखिए एक तो क्या पूछा, I माइनस, तो I माइनस तो कितने से गुणा हो रहा है, अरे 3 दूनी 6, ये तो 6 हो गया ना आपके, अरे 3 से गुणा हो रहा है ना, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी ना आपके, 3 दूनी 6, तो I का गुणांक तो कितना आ गया, 6। इसका मतलब या तो आंसर ये हो सकता है या फिर आंसर ये हो सकता है, अरे ये तो नहीं होगा ना, आया समझ, अरे 3 दूनी 6, 6 I है, यानी I माइनस 6 है तो I माइनस का गुणांक कितना है, अरे 6। तो 6 ऑप्शन तो इसमें है या इसमें है, क्यों, सबसे पहले इसने क्रम से लिख दिए थे, वो क्रम से I माइनस, MnO4 माइनस और H2O के गुणांक क्रम से हैं, तो क्रम से लिख दिया, इसका मतलब जो पहले लिखा हुआ उसका पहले, जो बाद में लिखा हुआ उसका बाद में। तो देखो, तो इसका वाला ये दोनों तो क्रॉस हो गए, 6 वाला हो गया। अब MnO4 माइनस का गुणांक कितना है देखो, अरे 2 गुना ये, तो MnO4 माइनस का गुणांक 2 है, जबकि इसमें 1 दे रखा है, यहाँ 2 हो गया। और जल का गुणांक देखो लास्ट में कितना है, अरे 4 बच गया ना,
तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 2 4। अरे 6 2 4। तो अब इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा भैया ना, अरे इतना काम तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी के तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं, किसकी सहायता से, उचित गुणांकों की सहायता से ना, गुणा करके। फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, जिधर ऑक्सीजन की कमी उधर उतने जल के अणु जोड़ देते हैं, और जिधर हाइड्रोजन की कमी है उधर उतने ही H+ जोड़ देते हैं। अब अगर अभिक्रिया कैसी हो, क्षारीय माध्यम में हो, कैसे पता चलेगा, ऐसा पता चलेगा सर, कैसे, OH- H+ दे रखा है ना, अरे इधर लिखिए उधर लिखिए कहीं लिख दे, H+ लिख रहा है, इसका मतलब अम्लीय माध्यम में है, और कुछ नहीं दे तो ध्यान रखना है आपको, अम्लीय माध्यम में मानते हो उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसने क्षारीय दे रखा है, तो अगर अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में है तो दोनों तरफ H+ के बराबर क्या जोड़ दो, OH-, अरे दोनों तरफ H+ के बराबर 4H+ थे तो 4 OH- इधर जोड़ दी मैंने, 4 OH- उधर जोड़ दी, बस। इधर क्या हुआ, 2 दूनी 4 जल के अणु, ये पहले से 4 बन गए, 4H+ 4 OH- मिलकर 4 जल के अणु, तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 चलेगी, अरे क्यों, ये राइट में वो लेफ्ट में है ना, तो घट जाएंगे इधर आके, ठीक है। इस तरीके से अपन को सॉल्व करना था। ये लो, तो मैंने 45 सॉल्व करवा दिया आपको। एक देखिए, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। वैसे देखो ये कुछ सवाल ऐसे हैं ना, ये फिजिक्स में भी आ रहा है, जैसे कुछ बायोलॉजी वाले सवाल हैं, जैसे केमिस्ट्री में आ गए, या केमिस्ट्री वाले हैं बायोलॉजी में आ गए, तो उनको कोई भी करवा दो सॉल्व। अब चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लें। देखो हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था, अरे मूल अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट का मतलब n बराबर 1, यानी पहला ऊर्जा स्तर, या कह दो पहला कोष, वो कैसा है उसका मूल अवस्था, ठीक है ना। इसमें कक्षीय चाल कितनी है इसकी, v। अरे मैंने ये मान लिया n बराबर 1 था, और इसमें इसकी कक्षीय चाल कितनी है, v, ठीक है ना। कक्षीय चाल का मतलब, अरे इस कक्षा में इसकी चाल यानी इसका वेग कितना है, v। अब कह रहा है इसे ऊर्जा अवस्था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उत्तेजित करने पर, यानी ये कह रहा है कि इसको क्या कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, किसको, अरे हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में यानी n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन चक्कर लग रहा है, किससे, v वेग से। अब ये कह रहा है इससे क्या कर दिया, उत्तेजित कर दिया, और कहा, उस ऊर्जा स्तर में जिसकी ऊर्जा कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसमें उत्तेजित करने पर अब इसकी कक्षीय चाल कितनी होगी, ये ऐसा पूछ रहा है। देखिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या, अरे इसका मतलब ये ऊर्जा अवस्था कह रहा है ना, ऊर्जा दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और हमने क्या पढ़ा है, अरे En बराबर क्या पढ़ते हैं हम, -13.6, और ये क्या पढ़ते हैं, Z² अपॉन अरे n², और किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अरे पर एटम में पढ़ते हैं, ऐसा सारे बच्चे पढ़ते हैं, अरे ऐसा सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये लो, अब जब सारे बच्चे पढ़ते हैं तो ये तो क्या है, अरे ये तो n बराबर 1 लोगे आप, क्यों, हाइड्रोजन परमाणु दे रखा है, तो जेड तो कैसा है, वैसे ही अरे जेड का मतलब एक परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या कह रहा है, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, अरे इस ग्राउंड स्टेट की, तो n का मान भी 1, तो जेड भी 1, n भी 1, तो n बराबर 1 की जो एनर्जी है, अरे वो कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी पहला जो ऊर्जा स्तर है आपका, उसकी एनर्जी कितनी है, अरे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कह रहा है कि इसको कहां भेज दिया, कि उस वाले ऊर्जा स्तर में भेज दिया जिसकी एनर्जी कितनी है, अरे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखना, अगर मैं उसको 4 से गुणा कर लू तो इतना ही हो गया, ये 13.6, अरे 3.4 को 4 से गुणा कर दूं, 4 3 12, 4 चौक 16, 1.6 12, 13.6 हो गया। इसका मतलब ये एनर्जी कितनी है, या तो कह दो आना, अरे नेगेटिव साइन है ना, ये तो नेगेटिव साइन है ना, एनर्जी, ये नेगेटिव साइन इसलिए है भाई, इलेक्ट्रॉन है, इतनी एनर्जी से न्यूक्लियस से बाउंड है ना, इसलिए साइन कैसा ले रखा है, नेगेटिव, ठीक है ना। तो इतनी एनर्जी है, वो इसकी क्या है, या तो कह दो वो इसकी 1/4 है, या यूं कह दो वो कितनी है, अरे वो इसकी 1/4 है, या कह दो ये इसकी 4 गुना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा ऊर्जा स्तर है, अरे ये ऊर्जा स्तर कौन सा है, कैसे पता चलेगा हमको, भाई यहां हमको, अरे इसमें 4 का भाग लगाना, 4 का, तो जेड तो यहां हमेशा क्या, हाइड्रोजन ही एक ही रहेगा, तो ये 4 कब आएगा, अरे 2 का स्क्वायर करूंगा तभी 4 आएगा। इसका मतलब ये n बराबर दूसरे ऊर्जा स्तर की क्या है, अरे ऊर्जा है ये, n बराबर दूसरे ऊर्जा स्तर की क्या है, ये ऊर्जा। तो देखना, n बराबर दूसरे ऊर्जा स्तर की क्या है, ये ऊर्जा है भैया, n बराबर दूसरे ऊर्जा स्तर की क्या है, ये
ऊर्जा। ठीक है, ये काम तो यहां तक हो गया। ठीक है ना। अब देखिए अब ये कह रहा है हमसे वेग। वेग का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अरे 2.186 गुना 10⁻6 और जेड अपॉन क्या होगा, एन, जेड अपॉन एन। ठीक है ना। अरे जेड अपॉन एन, ये तो है हमारे पास मीटर पर सेकंड में। अरे मीटर पर सेकंड में यही तो है हमारे पास वेग का फॉर्मूला। भाई ये फॉर्मूला तो क्यों लगाया मैंने, अरे ये तो इसने हमसे कहा है ना, क्या, ये तो इसने हमसे कहा है कि इसकी एनर्जी इतनी थी। इसको पता लगाने के लिए मैंने भाई कौन से ऊर्जा स्तर में, अरे इलेक्ट्रॉन यहां था और इसको क्या कर दिया, उत्तेजित कर दिया, तो ये यहां पहुंच गया। अरे ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। ठीक है ना। तो अब कह रहा है यहां इसकी चाल कितनी होगी, और हमको पता है, अरे देखो वेग है वो एन के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना। तो इसने क्या किया, अरे एन बराबर 1 से 2 में भेजा है, तो जब ये डबल किया है तो ये कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। अरे दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। जब एन क्या है 1 से 2 में भेजा, यानी एन को दोगुना कर दिया इसने, तो वेग क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो वेग पहले कितना था v, तो अब कितना होगा, अरे v/2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, v/2 कहां दिख रहा है, अरे इसमें दिख रहा है v/2। अरे v/2 दिख रहा है क्या इसमें, v/2। ठीक है ना। यानी पहले को उससे दूसरे में गया, n का मान डबल हुआ तो वेग आधा हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब यही तो है, एक बढ़े तो दूसरा घटे, तो जब एक डबल तो दूसरा आधा हो गया। तो v/2 हमारा क्या है इसमें आंसर। ठीक है ना। अब कैसे पता लगाया वो समझ में आ गया ना आपकी, इसलिए पहले अपन ने ये फॉर्मूला लगाया, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए आप, ये हो गया यहां तक। इसमें कितने क्वेश्चन हैं अपने, देखिए इसमें अभी आपके, अरे 2 क्वेश्चन हैं अपने। कितने हैं, 2। एक तो ये 45 और एक कौन सा है 47। ठीक है ना। पीछे वाले में, पीछे वाले में कितने थे, पीछे वाले में कुछ नहीं था। उससे पीछे वाले में एक ये था 35 और एक 37 वाला था। और उससे पीछे वाले में कुछ नहीं था, उससे पीछे वाले में कुछ नहीं, उससे पीछे वाले में अपने पास 2 सवाल थे, एक 20 और एक 21। और उससे पीछे वाले में एक सवाल था अपने पास, ये हाँ जी। और उससे पीछे वाले में एक ये था और एक सवाल ये था। और उससे पीछे वाले में देख लिए अपन ने, ये कितने हैं, 2 सवाल हैं। ठीक है ना। तो अब तक अपन ने 2 सवाल तो ये कर दिए, और 2 सवाल ये कर लिए अपन ने, 4, 5, 6 और 7, 7 से 8, 9। 9 से 9 से 10, 11। 11 सवाल कर लिए अपन ने अब तक, कितने, 11, 11। अगला देखिए अब, हाँ जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपना मतलब अपने हिसाब से 12 हो गया ये। और ये क्वेश्चन देखो अपने डायरेक्ट दे रखा है, देखिए कैसे दे रखा है डायरेक्ट। देखिए ये आपके एल्काइन दे रखी है, अरे ये क्या है बच्चों, एल्काइन। ये क्या है, एल्काइन। ठीक है ना। और इसका क्या करवा रहा है, अरे अपचयन करवा रहा है। तो एक तो इसने क्या ले रखा है, पैलेडियम कार्बन। क्या ले रखा है, ये पैलेडियम कार्बन। या इसकी जगह देखो आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, PdCaCO3, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट। चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, इसको बोलते हैं हम लिंडलार अभिकर्मक। कौन सा, अरे लिंडलार अभिकर्मक।
ये लिंडलार एक बार तो पूछा है आपके 2011 में, डायरेक्ट लिंडलार अभिकर्मक का सूत्र। तो पैलेडियम कार्बन लिख दो आप, या फिर यानी पैलेडियम चारकोल, चारकोल की सरफेस पर पैलेडियम, ये लिंडलार अभिकर्मक है, या पैलेडियम की सरफेस पर कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी कौन सा है आपके, अरे ये भी कौन सा है आपके लिंडलार अभिकर्मक। और ये जो है ना, अरे इसको बर्च अपचायक बोलते हैं। कौन सा, बर्च अपचायक। तो ये क्या करवा रहा है, ये अपने बनाने की विधि है एल्काइनों के अंदर, यानी एल्काइन से एल्किन बनाने की विधि है, यानी एल्किन बनाने की विधि है किससे, एल्काइन का आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन का मतलब एक बॉन्ड तोड़ दो, पूर्ण अपचयन का मतलब दोनों बॉन्ड तोड़ दो। तो आंशिक अपचयन है ये एल्काइन का आंशिक अपचयन। अब लिंडलार कैटलिस्ट से करवाते हैं आंशिक अपचयन, किससे, अरे लिंडलार कैटलिस्ट से करवाते हैं, तब तो सिस एल्कीन बनता है। कौन सा एल्कीन, अरे सिस। और इससे कौन सा एल्कीन बनता है बच्चों, अरे ट्रांस एल्कीन। अब आपको डायरेक्ट याद हो ये कह रहा है एक्स और वाई क्रमशः है, यानी एक्स तो क्या बनेगा और वाई क्या बनेगा, एक्स सिस एल्कीन और वाई कैसा है, ट्रांस एल्कीन। ये देख लीजिए आप, तो पहला सिस दूसरा ट्रांस, यानी आंसर फर्स्ट। ये सिस और ट्रांस हो गया ना, दोनों विपक्ष गलत, दोनों समपक्ष गलत। विपक्ष एल्कीन पहले, पहले समपक्ष बनेगी भैया ना सिस, सिस को हिंदी में समपक्ष बोलते हैं और ट्रांस को विपक्ष। तो आप तो सिस ट्रांस याद रख लीजिए ना, सिस और ट्रांस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा ये वाला, यानी ये हमारे केमिस्ट्री में है। आगे देखिए, एक ही क्वेश्चन है। ये हमने 12 क्वेश्चन कर दिए हमारे केमिस्ट्री की, कितने, 12। आगे देखिए, हाँ जी, देखिए ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, ये वाला हाँ। अब देखो इसको आप चाहे तो बायोलॉजी में ले सकते हैं, चाहे तो आप केमिस्ट्री में ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। हाँ, ये दो क्वेश्चन अपने हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से, एक बार थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, ये लो। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से प्रणासी रक्ताल्पता, अब प्रणासी रक्ताल्पता को आप ना इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश देखो आसान है, पर्निशियस एनीमिया। कौन सा, अरे पर्निशियस एनीमिया। इस प्रणांसी रक्ताल्पता, एनसीईआरटी की लैंग्वेज तो यही है, पर अपनी लैंग्वेज में इसको कहें तो प्रणांसी का मतलब है अरे प्राण घातक, यानी प्राण ले लेने वाली, ठीक है ना। तो प्राण घातक है ना, प्रणांसी का मतलब क्या है, अरे प्राण घातक। और रक्ताल्पता का मतलब अरे रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी। तो प्राण घातक एनीमिया है ये अपनी भाषा में, यानी आरबीएससी की लैंग्वेज में क्या है ये, अरे आरबीएससी लैंग्वेज को सीधे सीधे देखते हैं ना, एनसीईआरटी में लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है ना, उसको समझना पड़ेगा। हाँ इंग्लिश ज्यादा बढ़िया है, पर्निशियस एनीमिया, प्राण घातक एनीमिया, यानी प्राण ले लेने वाला एनीमिया होता है। कौन सी वो है ना ऐसी विटामिन। तो देखो अभी अपन ने टीआरएनपीसी लिखा था ना, ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो सी का मतलब साइनेकोवालामीन। अरे साइनेकोवालामीन का मतलब विटामिन बी 12, साइनेकोवालामीन का मतलब क्या था, विटामिन बी 12। और विटामिन बी 12 है ना, अरे उसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया होता है भैया। कौन सा, पर्निशियस एनीमिया। इसमें क्या होता है, अरे आरबीसी मैच्योर ही नहीं होती है, आरबीसी परिपक्व नहीं होती है। हम कहते हैं ना कि आरबीसी का जो जीवन काल है, लाइफ टाइम है, मतलब हाफ लाइफ कह दो उसका ना, जीवन काल, वो 120 दिन है। कितना है, 120 दिन। 120 दिन के बाद वो खुद ही नष्ट हो जाती, सॉरी एक सेकंड। हाँ जी, तो जब वो 120 दिन के बाद खुद ही नष्ट हो जाएगी, तो जब मैच्योर होगी तभी तो अरे ब्लड बनाएगी वो, या मैच्योर होती नहीं है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं अपन, प्राण घातक एनीमिया। एनीमिया का मतलब तो होता है अरे रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता में कमी, क्या कहलाती है, एनीमिया। पर ये प्राण घातक है, तो आरबीसी मैच्योर होती नहीं है, तो बार बार क्या करना पड़ेगा, ब्लड बनेगा नहीं, तो बाहर से ब्लड की अरे ब्लड चलाना पड़ेगा बार बार, तो इसलिए इसको प्राण घातक कह रहे हैं। तो किससे होगा ये इसने पूरा नाम नहीं लिखा ना, कोवालामीन कर दिया इसने, अरे कोवाल और ये एमीन हो गया ना, पूरा नाम क्या है इसका, साइनेकोवाल अमीन।
तो इसने साइनिक कोबालामीन लिखा नहीं, इसने इतना लिख दिया बस। ये लो, जो अपन पीछे इसको पढ़ के आ रहे हैं, साइनिक कोबाल एमीन को पढ़ के आ रहे हैं भैया ना, साइनिक कोबाल एमीन को पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये विटामिन B12 ही है ये कौन सा है? अरे विटामिन B12 का ही नाम है, पीछे में पढ़ा के आ रहा हूं आप। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन अच्छा है। एसिडिक अम्ल का पीके, पीके क्या होता है? अरे जो के होता है ना, एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट, यानी अम्ल का वियोजन स्थिरांक होता है, उसका व्युत्क्रम क्या कहलाता है? पीके। तो इसने कहा है एसिडिक अम्ल का पीके, एसिड है तो उसका पीके ले लिया, तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीके भी क्रमशः कितना है? 4.76 और 4.75 है। तो ये कह रहा है अरे अमोनियम एसिटेट विलयन का पीएच क्या होगा? देखो एसिडिक एसिड कैसा है? वीक एसिड कैसा है? वीक एसिड। और ये जो है आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा है? वीक बेस। और जब वीक एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट बनेगा, अरे वो क्या कहलाएगा? वीक एसिड वीक बेस, यानी WaWb, यानी वीक एसिड वीक बेस से बना सॉल्ट, यानी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण। तो ये उसके जलक गठन से संबंधित है भैया। जब वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ जो सॉल्ट है ना, उसका पीएच कैसे निकालते हैं अपन? अरे उसका पीएच निकालते हैं अपन कैसे बच्चों? अरे 7, ये फॉर्मूला है सीधे, +½ इंटू pKa माइनस pKb, pKa माइनस pKb, ये लो pKa माइनस pKb, pKa माइनस pKb, ठीक है ना, pKa माइनस pKb, ऐसा है आपके ना फॉर्मूला। और ये एनसीईआरटी में फॉर्मूला क्या? अरे ये ऐसा कैसा एग्जाम्पल ही दे रखा है, बिल्कुल उसी को उठा के दे दिया, उसी को उठा के दे दिया। तो रख दो आप वैल्यू, कितना है? अरे 7 +½ पीके कितना? देखो पीके क्रम से लिख रखा है ना, क्रम से मतलब जो पहले लिखा हुआ उसका पहला, बाद में लिखा हुआ उसका बाद में। तो ये कितना है? अरे 4.76 माइनस क्या है? 4.75, और ये कितना हो जाएगा आपके? अरे 7 +½ और ये कितना हो जाएगा आपके? अरे 0.01, ठीक है ना। 6 में से 5 गया तो 1, और 7 में 7 गया 0, 0.01। और इसको अगर आप काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अरे 0.005, 0.005, बस इसमें जोड़ दो इसको। तो ये कितना आ गया आपके? अरे 7.005, 7.005 कहाँ है? यहां। ये लो 7.005, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल ही दे रखा है, सीधे ऐसे कैसे सेम बिल्कुल नो चेंज, आपको याद रखना। ये लो, तो एक सवाल तो अपना ये हो गया, एक सवाल अपना ये हो गया। ये लीजिए 2 क्वेश्चन हो गए अपने इसमें, कितने? 2। ये लीजिए, ठीक है ना। अगला देखिए अब, हाँ जी अगला देखिए अब, सीधे स्टेटमेंट पूछ रखा है, देखो आपसे सीधे ही स्टेटमेंट पूछ रखा है आपसे। क्या है स्टेटमेंट? देखिए अब, किसी परमाणु में उपस्थित, थोड़ा सा और बड़ा करता हूं मैं हल्का सा, देखिए हाँ जी, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यानी ये किसका कथन है? देखो हम एक पढ़ते हैं आपबाउ प्रिंसिपल, आपबाउ या आपबो प्रिंसिपल, उसके अंदर 3 नियम पढ़ते हैं, N+L का नियम, या जिसको बोरबरी का नियम भी कह सकते हैं। एक हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, और एक पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या अपवर्जन नियम। और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है कि किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान अरे नहीं हो सकता। तो ये किसका है? पाउली का। स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। और एक पाउली ऐसे भी कहता है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भी। अरे पाउली क्या कहता है? एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो भी कैसे? अरे वो भी आपके अरे विपरीत चक्रण में। कौन से चक्रण में? विपरीत, समान में नहीं। कौन से चक्रण में? विपरीत।
और हुंड वाला तो आपको पता ही है। अफबाउ तो क्या कहता है, अरे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं भैया ना, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में क्या भरते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये बढ़ते क्रम में क्या भरे जाते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अफबाउ तो ये कहता है कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या भरते हैं, बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी जिस कक्षक की ऊर्जा कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले, तो भरे जाते हैं ये लोग। हुंड वाला, अरे हुंड ये कहता है समान ऊर्जा की जो कक्षक है ना, ये समभ्रंश कक्षकों के लिए बात करता है कि एक उपकोष के जो कक्षक है वो समभ्रंश कक्षक है जिनकी ऊर्जा समान हो। जैसे एस कक्षक पर यह नियम लागू नहीं होता भैया ना, क्यों, वहां तो एक ही कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये एस कक्षक पर लागू नहीं होता है, यानी ये एस कक्षक पर लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तो समभ्रंश कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित भरा जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं। और ये कौन सा है आपके, अरे ये n+l वाला, ये भी ऊर्जा को डिसाइड करता है भैया। n+l ही क्या करता है, ऊर्जा को डिसाइड करता है। n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, l का मतलब दिग्वंशी क्वांटम संख्या, तो जिसके लिए n+l का योग कैसा हो, कम, उसकी ऊर्जा कम होती है उस कक्षक की, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। जिसकी ऊर्जा ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में। अब जिसकी ऊर्जा ज्यादा कब होगी, जब n+l का मान कैसा हो, ज्यादा, तो उसकी ऊर्जा ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में। पर मान लो दो या दो से अधिक कक्षकों के लिए n+l का योग समान आ जाए, तो फिर इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरे जाते हैं जिसके लिए n का मान यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कैसा हो, कम। ऐसा आप पढ़ते हैं ये 11th क्लास में ना। अब देखिए आगे, दो तत्व ए और बी, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं। ए और बी से बनने वाले यौगिक का आणविक सूत्र पूछ रहा है अभी, है ना। अरे ए और बी से मिलकर जो यौगिक बनेगा ना, उसका आणविक सूत्र पूछ रहा है। अब सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, अरे 3, तो यहां फास्फोरस है और इसके पास कितने हैं, अरे इसकी संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है भाई, कितने हैं, 5। इधर देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो ये कौन है, अरे ये Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसका है, Cl का। अब देखिए आप काम की बात, अब ये कह रहा है कि इनसे बनने वाले यौगिक का आणविक सूत्र। अब इनसे यौगिक कब बनेगा, अरे देखो एक के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, इसके वैलेंस सेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, अरे Cl के वैलेंस सेल यानी संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब वैसे जनरली देखा जाए, देखो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है दे देता है, 2 वाला देता है, 3 वाला दे देता है, 4 वाला साझा करने की कोशिश करता है, 5 वाला लेने की कोशिश करेगा, 6 वाला लेने की कोशिश, 7 वाला भी लेने की कोशिश। इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी लेगा, तो दोनों ले लेंगे। अरे तो ये भी नेगेटिव होगा भाई, ये भी ऋणायन बनाएगा, ये भी ऋणायन। अब इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही नेगेटिव होंगे, तो अरे सेम चार्ज में तो प्रतिकर्षण हो जाएगा ना, एक दूसरे को भगा देंगे, तो क्या कोई कंपाउंड बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इनमें से कोई एक धनायन बनाएगा, अब तो उसको बनाना ही पड़ेगा। तो देखो 7 वाला है वो तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लेके क्या अष्टक पूरा कर लेगा, उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो हेलोजन है वो तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेते हैं, बजाय किसके, अरे फास्फोरस की। फास्फोरस के पास तो